नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोमैनिया पर। दोस्तों, आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये एक आधार का काम करेगा। जब तक आप इन टॉपिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप इकोनॉमिक्स को समझ नहीं पाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपने एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से समझना है, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक हम करेंगे उनके लिए आपकी आधारशिला तैयार हो जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनमें पहला है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट्स, तीसरा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चौथा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पांचवा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, छठा है आपका फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। इसके अलावा भी अगर छोटे छोटे विषय हमारे बचे तो उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो समय के हिसाब से देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे हम इसमें। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे ही। तो आइए जानते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको परिभाषित करने के लिए बड़े सधे हुए शब्दों में कहा है कि किसी भी देश की वो भौगोलिक सीमा जिसमें वहाँ की सरकार अपना प्रशासन चलाती है और जहाँ पर वो व्यक्तियों का, वस्तुओं का और पूंजी का निर्बाध रूप से आवागमन कराने में सक्षम है। तो ये तीन शब्द जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी सरकार वहाँ पर व्यक्तियों का आवागमन, वस्तुओं का आवागमन और पूंजी का आवागमन बड़े सहज रूप से कर पाती है, तो वो उस देश की घरेलू सीमा बन जाती है। तो इसमें ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो शामिल हैं ही, तो क्या और अन्य क्षेत्र भी हैं जो इसमें हमें शामिल करने चाहिए। हम थल की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, जल की भी बात करते हैं जिसमें सी और ओशियंस आपके आ जाएंगे। हम एयर की भी बात करते हैं। तो ये तीनों ही स्थान क्या हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है या नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी जहाज़, चाहे वायु मार्ग से हो चाहे वो जल मार्ग से हो, जब एक देश दूसरे देश में अपने जहाज़ भेजता है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। एक उदाहरण से समझें इसको कि एयर इंडिया के द्वारा अपना एयरक्राफ्ट अमेरिका में भेजा जाता है, तो इंडिया का जहाज़ है, अमेरिका में जा रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी सी में या ओशियंस में होती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि न केवल भूमि पर बल्कि जल और आकाश में भी हमारी सीमाएं निर्धारित की हुई हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं जिनके तहत हमें उनकी पालना भी करनी पड़ती है। तो पानी के अंदर, सी या ओशंस के अंदर जो हमारी निर्धारित रेखा होती है वो 12 नॉटिकल मील्स तक हम अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ निर्बाध रूप से बिना किसी इंटरफेरेंस के चला सकते हैं। टोटल जो एरिया है जहाँ पर हमें परमिशन होती है कुछ काम करने की, नेचुरल गैसेस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करने की, वो हमारा टोटल एरिया जो सी एरिया है वो 370 किलोमीटर तक का एरिया है। मतलब आप इसको ये इस तरह से समझे कि 370 किलोमीटर तक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी किसी भी कंट्री की, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तीसरी जो बात, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर हमने किसी दूसरे देश में स्थापित की हुई हमारा दूतावास है
या कॉन्सलेट्स को हमने डेप्यूट किया हुआ है या मिलिट्री हमारी किसी दूसरे देश में है, तो वो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माना जाएगा। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लिया कि हमने कुछ मिलिट्री पर्सनल को ईरान में डेप्यूट किया हुआ है, तो ईरान में जो डेप्यूट मिलिट्री पर्सनल हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे, ना कि ईरान का। दोस्तों, अब एक मैप की हेल्प से अपने इन तीनों मुख्य बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले बिंदु में हमने जो बात की थी वो था कि हमारे शिप्स या एरोप्लेन जब हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़कर किसी अन्य कंट्री में एंटर करते हैं, क्योंकि उस पर ओनरशिप और उनका संचालन, ऑपरेशन वो किसके द्वारा किया गया, वो भारत सरकार के द्वारा अगर किया हुआ है, भले ही वो किसी अन्य देश में, मान लीजिए कि यहाँ पे हम श्रीलंका में चले जाते हैं, वो इंडिया से चलकर, नई दिल्ली से चलकर श्रीलंका पहुँचता है, परंतु उस पर नियंत्रण किसका है, भारत सरकार का है। मालिक कौन है उसका, भारत सरकार है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हमने बात की थी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ऑयल नेचुरल गैस के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सी एरिया के अंदर। तो सी एरिया के अंदर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो क्योंकि हमने इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया हुआ, तो वहाँ पर हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि हमने सभी नियमों और कानूनों का पालन किया है। तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तीसरा, अगर हम अपनी एम्बेसी अगर कहीं पर एस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश की हुई है, तो इसका संचालन भी किसके द्वारा हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को भेजना, डिप्लॉय करना, यहाँ पर पूंजी लगाना और यहाँ के संसाधनों में परिवर्तन करना, जो भी करना चाहे, पूरा का पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, भारत सरकार का रहेगा। पाकिस्तान की सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, इसलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। साथियों, अब जानते हैं किसी देश की घरेलू सीमा में किन किन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि किसी अन्य देश के द्वारा अगर हमारे देश में कोई दूतावास, एम्बेसीज एस्टेब्लिश की जाती है, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिश की जाती है, तो वो उसी देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, ना कि हमारी देश की घरेलू सीमा का। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका ने अपना दूतावास भारत में स्थापित किया हुआ है, तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, ना कि हमारे देश की घरेलू क्षेत्र का। दूसरा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल टेरिटरी या एरिया का हिस्सा होते हैं, वो किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं गिने जाते। तो यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ जैसे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी भी देश की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं होते। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इनको हमें अपने घरेलू सीमा में शामिल नहीं करना। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो साथियों ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे और इनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के भेजेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले इनका आंसर, इनका जवाब देता है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक देश के सामान्य निवासी। तो परिभाषा से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो यहाँ भी तीन महत्वपूर्ण बिंदु सामने नज़र आएंगे आपको। पहला यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है वो इंडिविजुअल, दूसरा कह रहा है इंस्टीट्यूशंस, तीसरी जो बात कही है उसने वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंडिविजुअल और वो इंस्टीट्यूशंस जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के अंदर हैं, तो वो
उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, अगर उसके आर्थिक हित किसी देश के अंदर निहित हैं, जिस देश में वो रह रहा है, जिस देश में वो काम कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो संस्था, तो वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। तो किन किन को उस देश का सामान्य निवासी कहेंगे हम? 3 बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि वो उस देश का सामान्य निवासी है या नहीं है। पहला, वो व्यक्ति जो उसी देश में रह रहा है, वो बाय बर्थ हो सकता है या हो सकता है उसके फादर या फोर फादर उस कंट्री में रह रहे हैं, तो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाएगा उसको। दूसरा, कोई व्यक्ति टेम्परेरी तौर पर किसी अन्य देश में जाके काम करता है और फिर वापस आ जाता है, तो जिस देश में वो रह रहा है मूलतः, बेशक से वो किसी देश में जाकर काम कर रहा है परंतु अस्थायी तौर पर कर रहा है, परंतु वो नागरिक किस देश का कहलाएगा? जहाँ पर वो स्थायी रूप से रह रहा है। और तीसरी बात, कोई भी विदेशी जो 1 साल से अधिक हमारे देश में रह रहा है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी होगा अगर उसके आर्थिक हित हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं और वो 1 साल से अधिक हमारे देश में रह रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी समझने के लिए कि किनको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। अब बात करेंगे किनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। जी, सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं या कंपनी के किसी काम से आते हैं, तो वो सभी लोग हमारे सामान्य निवासी नहीं होंगे। जितने भी हमारी एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पर काम करने वाले अफसर हैं या आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो सभी हमारे देश के सामान्य नागरिक नहीं होंगे। पहले भी एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर अमेरिका ने अपने दूतावास में, जो कि भारत में है, उसमें अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया हुआ है, वो वहाँ पर काम करते हैं, तो अमेरिका के ही सामान्य निवासी कहलाएंगे, ना कि भारत के। तीसरी बात, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे WTO, UNO, अगर उन्होंने किसी देश में अपने ऑफिस स्थापित किए हुए हैं, हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि WTO का हेड ऑफिस वाशिंगटन में है और उन्होंने अपना एक ऑफिस भारत में भी स्थापित किया हुआ है, तो वहाँ पर काम करने वाले लोग भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे, वो उसी देश के निवासी कहलाएंगे जिस देश से वो संबंध रखते हैं। मान लेते हैं कि WTO के ऑफिस में अमेरिका का कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो भारत का एम्प्लॉय नहीं बल्कि अमेरिका का एम्प्लॉय कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्रू मेंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं, जो जलयान होते हैं, जलपोत होते हैं, उनमें काम करने वाले, या कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या सीजनल वर्कर्स होते हैं, वो भी आवागमन करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसलिए वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे। बॉर्डर वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आवागमन होता रहता है, उनका बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती बॉर्डर पे, तो एक देश में रहने वाला नागरिक दूसरे देश में जाकर काम कर सकता है और रात को वापस अपने देश में आ जाता है। तो जिस देश का वो स्थायी रूप से रहने वाला है, उस व्यक्ति को वहीं का सामान्य निवासी माना जाएगा, ना कि वहाँ का जहाँ पर वो काम कर रहा है। दोस्तों, आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ लिया, नॉर्मल रेजिडेंट हमने पढ़ लिया, और इनके बारे में हमने अच्छे से जानकारी जुटा ली है। तो ये जो दोनों विषय हैं हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनको समझे बगैर आप आगे आने वाले जो टॉपिक हैं हमारे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इनको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन 2 विषयों को आप बार बार रिवाइज़ करें, पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।